एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हुंकार का अमेरिकन एडिशन है। अमेरिका में आज सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लगातार एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है। 4 साल तक अमेरिका की गद्दी पर डोनाल्ड ट्रंप के रहने के बाद आज जो बाइडेन को सत्ता सौंपी जा रही है। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी शपथ लेंगी। अमेरिका के लिए ये मौका बहुत खास है, लेकिन भारत के लिए भी इस मौके की बहुत अहमियत है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर असर डालता है। और इसीलिए उस वक्त जब भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते चीन और पाकिस्तान दोनों Look, it's kind of emotional. बस 5 घंटों के बाद जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसे वक्त में बागडोर संभालने जा रहे हैं जब अमेरिका के सामने न सिर्फ चीन से चुनौती है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी बड़ा इम्तिहान है। बाइडेन के कदमों पर पूरी दुनिया की नजर तो है ही। भारत भी इंतजार कर रहा है कि बाइडेन भारत के लिए कैसे राष्ट्रपति साबित होंगे। बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता के मामले में अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान आया है। लॉयड ऑस्टिन ने बाइडेन की शपथ ग्रहण से पहले भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ऑस्टिन ने कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों को पनाह ना मिले, इसके लिए दबाव बनाएंगे। भारत विरोधी आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई अधूरी है। भारत से रक्षा सहयोग जारी रहेगा, क्वाड को और मजबूत करेंगे। ऑस्टिन का ये बयान भारत का भरोसा बढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बाइडेन प्रशासन को पाकिस्तान के आतंक के बारे में पहले से ही जानकारी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन को लेकर भारत की चिंता से भी बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से वाकिफ है। जो बाइडेन चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ठग कह चुके हैं। अपने प्रचार में उन्होंने शिनजियांग के नरसंहार का जिक्र किया था। वो तिब्बत और ताइवान की आवाज भी उठाते रहे हैं। और चीन को लेकर बाइडेन के रुख को अमेरिका के अगले विदेश मंत्री ने भी अपने इस बयान से साफ कर दिया है। I also believe that President Trump was right in taking a tougher approach to China. I disagree very much with the way that he went about it in a number of areas, but the basic principle was the right one, and I think that's actually helpful. रक्षा, साझेदारी, व्यापार और इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका के साथ भारत के मतभेद हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन ने भी भारत के साथ खड़े रहने के संकेत दे दिए। वैसे भी बाइडेन अभी तक भारत के बड़े पैरोकार रहे हैं। बाइडेन वर्षों से भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने की वकालत करते रहे हैं। सीनेटर और उपराष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन ने भारत अमेरिका साझेदारी का पक्ष लिया। सीनेटर के तौर पर बाइडेन ने भारत के पक्ष में कई प्रस्तावों का समर्थन किया। अगस्त 2001 में बाइडेन ने भारत पर आर्थिक पाबंदी हटाने के लिए चिट्ठी लिखी। 2008 में बाइडेन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए काम किया। बाइडेन प्रशासन से भारत की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है कि भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान, जो बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, परखा हुआ है। एसडी मुनी साहब भी जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं,
उनके लिए भी इन्हीं लफ्ज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगी। नवनीत चुग साहब जुड़ चुके हैं, कमला हैरिस के समर्थक हैं और कैंपेन में इनफैक्ट जुड़ने वाले हैं। कैंपेन में बढ़ चढ़कर उन्होंने कमला हैरिस के हिस्सा लिया था। श्री थानेदार इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है मिशिगन के। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं न्यूज़ मोबाइल के। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। श्री थानेदार, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ यू। कांग्रेचुलेशन। जो चीज़ अमेरिका ने देखी थी, जिस तरीके की डरावनी तस्वीरें आई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब सही दिशा में बढ़ रही हैं और बगैर किसी परेशानी के अब सत्ता हस्तांतरण यानी सत्ता को सौंप दिया जाएगा जो बाइडेन को। डेफिनेटली हो रहा है। पीपल आर वेरी हैप्पी। हम लोग तो खुश है। डेमोक्रेसी जो है जग की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इज स्ट्रांग एंड रेडी टू टेक केयर ऑफ पीपल। बाइडेन बहुत अनुभवी है, अच्छा नेता है, डेमोक्रेसी के नेता है और जो है ट्रांसफर हो रहा है, इसके बाद अमेरिका फिर से एक बलाढ्य ऐसी डेमोक्रेसी होगी। ये हमारा विश्वास है। ओके, एसडी मुनी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर मौजूद नहीं होना। So there is a lot of excitement. ओके, ऑलराइट श्री थानेदार, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। एसडी मुनी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें शिरकत ना लेना, मेरे ख्याल से ये इतिहास में बहुत कम ऐसा मौका आया होगा कि जाने वाला या पूर्व राष्ट्रपति जो है आने वाले राष्ट्रपति का इस्तकबाल ना करे। लेकिन मेरे जहन में जो पहली बात आई थी वो ये थी कि ये तो बड़ा बच्चों किस्म का रिएक्शन हुआ कि जाओ, मैं ना जीता तो मैं ग्राउंड में आऊँगा ही नहीं, फ्लोरिडा चला जाऊँगा। नहीं, ये बात सही कह रही है आप, क्योंकि इससे ट्रंप ने अपने कैरेक्टर को और अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज किया है। कोई भी राष्ट्रपति को अब इस तरह से अनकन्वेंशनल पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। उनको ये चाहिए था कि वो रेस्पेक्ट के साथ बाइडेन का वेलकम करते वाइट हाउस में और उनको ये आश्वासन देते कि जो भी ट्रांजिशन होना है वो अच्छे ढंग से होगा, ठीक ढंग से होगा। ये परंपराओं को तोड़ा है, परंपराओं को राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत मायने में तोड़ा है और सबसे बड़ा परंपरा तोड़ने का और अमेरिकी जनतंत्र को एक धक्का देने का जो काम किया है ट्रंप ने, कांग्रेस के ऊपर अटैक कराने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और इसीलिए उनको दूसरी बार इम्पीच भी किया गया है। तो ये कोई बहुत अच्छी और शानदार एग्जाम्पल छोड़ के नहीं जा रहे हैं वो। काजू साहब, आप किस चीज़ को लेकर इस वक्त कहते हैं ना कि आज के ओथ सेरेमनी में या आज के इस सत्ता हस्तांतरण में कोई एक चीज़ है जिसे आप देखना चाहेंगे? मैं ये देखना चाहूँगा कि किस तरह बाइडेन साहब जो अमेरिका के बीच में सामाजिक और राजनीतिक खाई है उसको भरने की कैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि काली साया ट्रंप की और उनके समर्थकों की अमेरिका पर है और वो इतनी जल्दी जाएगी नहीं। उसको किस तरह ये हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका जिस संकट से गुजर रहा है वो आज के शपथ ग्रहण से चला नहीं जाएगा, ये रहेगा। और अगर सेनेट में ये जो रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट का है ट्रंप के खिलाफ वो पास नहीं हुआ और ट्रंप एक पॉलिटिकली वायबल फैक्टर रहे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो ये काली साया 4 साल तक चलेगी। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको लगता है कि वो जो खतरा है वो मंडरा रहा है, लोग ये ना समझे कि यहाँ पर इसे संगीन के साए में बदल दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आज ओथ सेरेमनी बढ़िया हो गई तो सब चीज़ बेहतर हो जाएगी। मैं इसे और थोड़ा डिटेल में एसडी मुनी साहब से समझना चाहूँगी, लेकिन सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपने तो इंटरव्यू लिया था डोनाल्ड ट्रंप का और आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले, मुझे याद पड़ता है कि उनके टेम्परामेंट को लेकर बहुत पहले कह दिया था, यू नेवर नो व्हाट ही विल डू, यू नेवर नो व्हाट ही कैन बी।
और यही हुआ 4 साल बकायदा उनको हमने देखा, कभी नरम कभी गरम, और आखिर में उन्होंने वो अपनी इमेज रखी है। खैर अब वो जा रहे हैं, लेकिन काटजू साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज गॉन। देखिए मैं इस बात से सहमत हूं, पर मैं ये बात कहूंगा कि आज जो है जो सबसे पहले अमेरिका के सामने चुनौती है वो अपने आप को विश्व का जो एक प्रीएमिनेंट ग्लोबल पावर थे वो कैसे दोबारा कैसे उसको कटघरे में खड़ा करे, ये जो बाइडेन की चुनौती होगी। कैसे डेमोक्रेसी अमेरिका के अंदर और बाहर पूरे विश्व में वो स्ट्रॉन्ग करे, ये उनकी एक चुनौती होगी। तीसरी होगी कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज पर काम करे, टेररिज्म के खिलाफ काम करे। मुझे लगता है कि देखिए अमेरिका जो है, मैं अमेरिका को काफी दिन से कवर किया। इनफैक्ट जो बाइडेन का आपको बताऊं, जो बाइडेन जब सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयर थे तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, और तभी से मैं ये बात जानता था कि वो जो है वो अमेरिका के भारत के साथ अच्छे रिश्तों के एक पक्षधर रहे हैं। भारत और अमेरिका के इतने रिश्ते अब स्ट्रांग हो गए हैं कि वहां पर मुझे लगता है कि बाइडेन रिजीम के अंडर भी ये रिश्ते और सुधरे होंगे। मैं इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। काटजू साहब बहुत एक वरिष्ठ राजनीतिक हैं, मुझे मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर मुझे लगता है कि इस समय जो है खतरा तो मंडरा रहा है, पर हमें जो ज्यादा बड़ा इश्यू है उस पर फोकस करना है कि कैसे अमेरिका स्थिर रहे। अमेरिका की स्थिरता पे पूरे विश्व की स्थिरता एक तरफ से कायम है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे टेररिज्म का मुकाबला करना हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना हो। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो जो बाइडेन के साथ खड़े हों। मुझे लगता नहीं कि इस वक्त, क्योंकि उन्होंने हीलिंग की बात की है, और अमेरिका में मैं अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसका एक कायल हूं। मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो सपोर्टर्स हैं, सौरभ, ये बात हर कोई ज्यादा मानेगा कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत रोबस्ट डेमोक्रेसी है। एक आध छोटा मोटा वाक़या, उसका वो खूबसूरत मंदिर उन तमाम लोगों द्वारा एकदम कैप्चर कर दिया गया था। वहाँ पर हुलिगन्स इस तरीके से पहुँच गए थे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और मुझे याद है हमने एक शो किया था और मैंने कहा था मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के चुनाव होते हैं, लेकिन ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा है। SD मुनीस साहब, जो सौरभ शुक्ला कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो चैलेंजेस हैं उनसे उबरना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी खाई जो है उसे किसी तरीके से पाटना ज़रूरी है। तो फिर आज का वो 20-30 मिनट का भाषण ओथ लेने के बाद जो बाइडेन का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे सुनने में आया है सर, वो गहरी बात कह रहे हैं। वो जो ट्रंप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक ऐसे विभाजन का अमेरिका में जो पहले जिसका पूरी तरह से एहसास नहीं था उन लोगों को। एक तो वहाँ पर रेशियल डिवीज़न है, जो जातीय भेदभाव है। उसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका में काफ़ी मनमुटाव हुआ है। गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी है और ओबामा के वक्त से ही ये बात बिल्कुल साफ हो रही थी। और यही वजह है कि जो वहाँ के वाइट अमेरिकन्स हैं वो अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, वो शिक्षा पूरी नहीं लेते हैं, उनकी मिडिल क्लास की जो कम्युनिटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, वो बिखर रही हैं। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे एक व्यक्ति उभर कर आए। तो सीधी बात जो हमको समझनी है वो ये है कि ट्रंप तो चले गए, लेकिन ट्रंपिज़म जो विवेक ने बहुत सही कहा वो रहेगा। दूसरी तरफ जो शुक्ला ने कहा है वो भी सही है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी साख बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और शायद वो उसको करेंगे भी। लेकिन ये जो अब अमेरिका का आंतरिक विभाजन है उसके साथ ही साथ ये बात भी उभर कर आई है कि इन सब दंगों के बावजूद अमेरिका की जो जनतंत्र है उसने अपने आप को एसर्ट किया है। और बहुत सारे रिपब्लिकन मेंबर्स ने भी ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया है और ट्रंप का विरोध किया है कि जिस ढंग की राजनीति उन्होंने आखिर में चलाई है वो ठीक नहीं है और जिस तरह की झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को भड़काया है वो ठीक नहीं है। तो देखिए उसमें जो स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की वो भी सामने उभर कर आती है, लेकिन जो डिवीज़न है वो इतने आसानी से नहीं जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो भी आज बाइडेन साहब की स्पीच होगी उसमें बहुत सारा एम्फेसिस डोमेस्टिक इश्यूज पे होगा। विवेक, काटजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। काटजू साहब, ट्रंपिज्म
हम यहाँ कह रहे हैं टाटा ट्रम्प, लेकिन ट्रम्प तो चले जाएंगे, ट्रम्पिज्म जो है उसे जाने में वक्त लगेगा। वही तो दरअसल सवाल है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प का जो प्रभाव था उसको पूर्ण रूप से हटाने को तैयार है या नहीं, और उसका संकेत हमें मिल जाएगा कि सेनेट में इम्पीचमेंट ट्रायल के दौरान क्या रिपब्लिकन सेनेटर्स रवैया लेते, क्योंकि अगर रिपब्लिकन पार्टी डरी कि इतने ट्रम्प के सपोर्टर अभी भी मौजूद हैं कि ये जो सेनेटर्स हैं उनके राजनीतिक फ्यूचर पे वो संकट में आएगा अगर वो ट्रम्प के खिलाफ अमेंडमेंट की जरूरत अभी भी है। जी, आप ये कह रहे हैं कि किस तरीके का रुख अपनाया जाता है बाइडेन टीम की तरफ से, ये अभी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो ट्रम्प जा चुके हैं, उससे ज्यादा सेनेट में क्या होगा का इम्पीचमेंट ट्रायल पर मेरी नजर उस पर सबसे ज्यादा है। ओके, नवनीत चुग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कमला हैरिस के समर्थक रहे हैं, कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चुग साहब, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कंट्री का सबसे बड़ा वायरस आज हमारे को छोड़ रहा है। रियली? पर चुग साहब, उनको तो बेइंतहा मोहब्बत भी मिली है। वो आखिरी के कुछ लम्हे बड़े खराब रहे, लेकिन अमेरिका में जिस तरीके की वोटिंग हुई है और जो पैटर्न रहा है उसमें बहुत क्लोज फाइट रही है। हाँ बिल्कुल, पर डेमोक्रेसी चल रही है। ट्रम्प को 74 मिलियन वोट मिले और बाइडेन हैरिस को 80 मिलियन, 6 मिलियन वोट ज़्यादा है। और डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुत काम खराब किया, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल प्रेसिडेंट रह सकते थे। हमारी 4 साल में छुट्टी हो गई है, तो इसका बहुत अच्छा हुआ है कंट्री के लिए, सबके लिए। और सब कंट्रीज में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की टर्म लिमिट होनी चाहिए। ये हमारे को सीखनी चाहिए बात अमेरिका की डेमोक्रेसी से। ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, और अगर ज़्यादा काम खराब किया तो 4 साल। अच्छा, इस बीच हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कैपिटल हिल से लाइव तस्वीरें आ रही है, व्हाइट हाउस से लाइव तस्वीरें आ रही है। अभी तो अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन कुछ ही पलों में आप देखिएगा यहाँ पर दो किस्म के सवेरे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एक सत्ता का नया सवेरा देखने को मिलेगा, और एक नेचुरली भी कुदरती भी सवेरा वहाँ पर होता हुआ दिखेगा। बाइडेन की बारी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं। सौरभ, बहुत लोग कह सकते हैं ना, आई एम श्योर यहाँ जितने भी लर्नड मैन बैठे हुए हैं वो यही कहेंगे कि देखिए, दो देशों के रिश्ते जो हैं वो दो मुल्कों को चलाने वाले लोग और शख्स डिसाइड नहीं करते, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें आती हैं, लेकिन पर्सनल केमिस्ट्री और उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है। हिंदुस्तान में आप जानते हैं एक नेशनलिस्ट सरकार है, दूसरी तरफ आप अगर जो बाइडेन को देखें तो उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल इतर है। मैं फिर कह रही हूं कि हाँ, दो मुल्कों को बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि चूंकि इन दोनों के आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो देश पास आ ही नहीं सकते हैं, पर ये कितना इम्पैक्ट डालेगा दी पर्सनल आइडियोलॉजी? मैं आपको बताऊं कि जो कूटनीति होती है और जो आजकल का स्टेट क्राफ्ट होता है वो प्रैग्मेटिज्म पे चलता है। जो बाइडेन जानते हैं कि भारत उनके लिए अहमियत रखता है। जब वाइस प्रेसिडेंट थे तभी भी उन्होंने भारत के साथ रिश्तों की बिल्कुल एक सपोर्ट की, उससे पहले भी सेनेट में किया, और अब एज प्रेसिडेंट वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त अगर चीन का मुकाबला करना है तो भारत जो है वो एक सक्षम है, एक एलाई है। वो ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। तो कुछ चीजों में जाहिर बात है, जैसे कहते हैं कि मैच्योर फ्रेंड्स में एग्रीमेंट भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। कुछ इश्यूज पे जाहिर बात है कि डेमोक्रेट्स ज्यादा भारत को घेरेंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला है, वहां पर उनकी जो टॉलरेंस लेवल्स है वो रिपब्लिकन से ज्यादा कम है वो लोग। पर इकोनॉमिक स्ट्रेंड्स हुआ, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हुआ, डिफेंस कोऑपरेशन हुआ, चूंकि आपने नहीं, उसमें तो ये है कि अमेरिका को जो पसंद आएगा उसमें वो भारत को मजबूत अपना दोस्त बताएगा, और जहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आया तो वहां पर उनके सारे तमाम जो साथी हैं वो घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान क्या अलाउ करेगा? क्योंकि अब हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है। मैं चाहूंगी मुनी साहब इसमें, राइट शुक्ला जी, एक सेकेंड, मैं चाहूंगी मुनी साहब, ये इतना आसान इस बार रहने वाला है क्या? आप आर्टिकल 370 पर, कश्मीर पर या किसी भी मसले पर बात करेंगे और हिंदुस्तान पर कुछ भी कमेंट डाल देंगे?
नहीं नहीं, हिंदुस्तान उसके ऊपर बात को नहीं मानेगा, ये पहले ही तय जो हो चुका है। ट्रंप ने भी ऑब्जेक्शन उठाए थे 370 के ऊपर, और ट्रंप के वक्त में भी सीएए पर भी कुछ ऑब्जेक्शन उठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि ये हमको पसंद नहीं है, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अगर नुक्ताचीनी विदेशों से होती है तो उसे हमें बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। वो एक तरह से हमें अपने आप को नियंत्रित करने के लिए भी अच्छा है कि हम कुछ सीमाओं को नहीं लांगे। जो जैसे जनतंत्र की सीमाएं अमेरिका में लांगी गई है, वैसे हिंदुस्तान में यह जनतंत्र की सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। आपने भी अभी कहा कि 1 या 2 वक्त से ज़्यादा, सरदार साहब ने कहा कि 2 वक्त से ज़्यादा किसी को लीडर नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन जो सीमाएं हैं जनतंत्र की, और जो एक डाइवर्स सोसाइटी को चलाने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है, वो बातें हमेशा रहनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमें कोई सलाह दे तो उसे एक बहुत बड़ा एतराज़ का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ओके, लेकिन ये सलाह होगी या एजेंडे के तहत होगा, ये कौन पता लगाएगा? नहीं, कोई भी देश सलाह से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। देखिए, भारत ने पहले भी ये कहा है कि हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें हम कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं की है हमने। मैंने कहा ना आपको, अभी एग्जाम्पल दिया 370 का। इससे पहले भी कोल्ड वॉर के वक्त में अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की, कश्मीर में जो मर्जी करना चाहते थे, लेकिन हुआ तो नहीं ना वो। इसलिए भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बर्दाश्त नहीं करने के साथ साथ भारत के जो संजीदे लोग हैं, जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसको ये भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिटिसिज्म पे बहुत ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। यू शुड क्या कहते हैं वो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्यों श्री थानेदार जी? these are two different kind of leaders. देखिए, बाइडेन की पर्सनालिटी बहुत अलग है ट्रम्प से, और जो प्रॉब्लम्स जो है बाइडेन के लिए, ये हीलिंग का प्रॉब्लम है। ये जो कंट्री है वो डिवाइडेड है, इसको हील कैसा करना, सब लोगों को एक साथ कैसा लाना, ये उनकी अब प्रायोरिटी है। और कोविड को जो वैक्सीनेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो बाइडेन इज गोइंग टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इश्यूज। Biden is not really going to focus much outside of the domestic issues. His priority is going to be first healing the nation. How long? Second, undoing. It is going to take him at least 2 years. 2 years, 2 बरस तो लगेंगे। ठीक है, ओके। सौरभ शुक्ला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं 2 साल सिर्फ अमेरिका, 2 साल सिर्फ बाउंड्री के भीतर, और अपने इश्यूज को डील करेंगे, उसके बाद कहीं और देखेंगे। ओके, नो थानेदार साहब, मैं विद ड्यू रिगार्ड सर, एक चीज में थोड़ा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जरूर बाइडेन साहब डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करेंगे, पर वो जो ग्लोबल लीडरशिप है, अमेरिका जो है प्रीएमिनेंट ग्लोबल डेमोक्रेसी का एक सरबराह रहा है, वो काफी हद तक ट्रम्प के अंडर वो दे चुके थे और लोगों को बाय गिविंग इट अवे। तो वो जो चीज है, बाइडेन साहब मुझे लगता नहीं कि 2 साल वेट करेंगे, वो वर्ल्ड के लिए भी ठीक नहीं होगा, उनको स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय विश्व में स्टेबिलिटी की जरूरत है, डेमोक्रेसीज को एक साथ आगे होगा, और इसलिए बहुत जरूरी है कि तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अमेरिका एक नया सवेरा देखने वाला है। इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काजू साहब, मैं बहुत छोटे रिएक्शन आप सभी से लेना चाहूंगी। पहला वही जिस पर मैंने ब्रेक लिया था, क्या अभी भी अमेरिका की वो साख है? पहले वो अपना घर संभाल ले, फिर देखे बाकियों की। सब देशों की नजर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति पर अवश्य रहेगी। जब तक वहां पर एक संतुलन नहीं आएगा, तब तक अमेरिका की जो साख थी वो फिर से कायम नहीं हो पाएगी। और कुछ शंकाएं उनकी लीडरशिप कैपेसिटी पर अवश्य रहेंगी। ऑलराइट सर। मुनी साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, यही ठीक है। देखिए, हर देश की विदेश नीति उसकी आंतरिक शक्ति और आंतरिक ठहराव पे निर्भर करती है। अगर आप अंदर से ठहरे हुए नहीं हैं, अगर सशक्त नहीं हैं, तो आप बाहर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं।
इसीलिए अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि जहाँ तक अपनी विदेश नीति को चालू रखे, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सुदृढ़ता से आगे आए। उसके बिना विदेश नीति लड़खड़ा जाएगी। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। मिस्टर चुग, बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे निपटा जाएगा? जो बाइडेन, कमला हैरिस। बहुत स्ट्रांग है अमेरिका की डेमोक्रेसी, और पूरी दुनिया को कोई एक कंट्री चाहिए जो लीडर होनी चाहिए, और वो अमेरिका ने रोल लेके रखा हुआ है। इतनी स्ट्रांग है कि देखो आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हो रहे हैं। फेडरल प्रॉपर्टी पे लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा। अमेरिका पेरिस अकॉर्ड वापस ज्वाइन कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वापस ज्वाइन कर रही है। मुस्लिम कंट्रीज के ट्रैवल पे जो बैन था वो आज निकाला जा रहा है। बॉर्डर वॉल जो बन रही है उसको बंद किया जा रहा है। हर एक इंसान को $1400 प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, बाइडेन की गवर्नमेंट $1400 भेजेगी। और आज पहले दिन जिस बात को 34 साल से अमेरिका वेट कर रही थी, 11 मिलियन लोग जो इलीगल हैं कंट्री में, उनको लीगल बनाने का आज ही कांग्रेस में जो बाइडेन लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके चुग साहब, आपने कुछ बड़ी बातें यहाँ पर बताई है। इस बीच प्रणय हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉशिंगटन डीसी से। हाय प्रणय, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? नमस्कार। आप देख सकती हैं सुबह है, सर्दी है, लेकिन माहौल के अंदर आशंकाएं भी हैं, उत्साह भी है। नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं कुछ देर बाद। कैपिटल हिल पर हम जिस जगह खड़े हैं वहां से कुछ ही दूरी पर वेस्टर्न फ्रंट है। चूंकि वो इलाका जो है वो आउट ऑफ बाउंड है, ज़्यादा लोग वहां जा नहीं सकते हैं, बहुत कम लोगों को वहां जाने की इजाज़त दी गई है। बहुत सारा प्रोग्राम वर्चुअल हो रहा है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है। और आपको पता ही है इस समय वॉशिंगटन डीसी जो है वो एक तरीके से किले में तब्दील हो चुका है। जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ लगातार जो फौजी चेक पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो चेक पॉइंट्स लगा के जांच कर रही है। हर वाहन की स्क्रीनिंग की जा रही है, हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। और इस सब के मद्देनजर महत्वपूर्ण बात जो चुग साहब ने भी कही, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का ऐलान जो बाइडेन आज करने जा रहे हैं। बहुत गहमा गहमी वाला दिन है क्योंकि उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस से विदा होंगे, फ्लोरिडा जाएंगे वो, और वो बतौर राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में पूरी मिलिट्री ऑनर के साथ जाएंगे। जी, जिस फ्रेम में इस वक्त आप मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले हमने वो वायलेंस वाली तस्वीरें देखी थी। प्रणय, आप किसी भी मुल्क में जब जाते हैं या किसी भी इलाके में जब जाते हैं तो उसकी नब्ज़ एक पत्रकार बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लोगों के बीच किस तरीके की फीलिंग है? वो फीलिंग गुड रिडेंस वाली है, वो फीलिंग हमें बेपनाह मोहब्बत थी ट्रम्प से, अब क्या होगा वाली है? किस तरीके की फीलिंग लोगों के बीच में है? देखिए, लोगों की जो बीच की फीलिंग है रूबिका, वो लगभग वैसी ही है जैसा चुनावी परिणाम आया है। जिस तरीके से अमेरिका डिवाइडेड नजर आया है, अगर आप पोल काउंट देखें तो 7.5 करोड़ वोट जो हैं, उससे ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हुए हैं। और किसी भी सिटिंग राष्ट्रपति को इतने वोट अमेरिका के चुनावी इतिहास में, जो 225 साल से ज्यादा पुराना है, उसमें नहीं मिले। लेकिन फिर भी जीत का पलड़ा जो बाइडेन का भारी था क्योंकि उन्हें वोट ज्यादा मिले, उन्हें 8 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। और ऐसे में अमेरिका एक तरीके से डिवाइडेड नजर आ रहा है। जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पे 6 जनवरी को, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नजर आ रहे हैं, वो नई पार्टी बनाने की भी बात कर रहे हैं, वो अपने आप को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अमेरिका में जीवित रखना चाहते हैं, स्टैब्लिश रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल हिल के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है, उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया इस समय भी जारी है। देखना होगा कि पद छोड़ने के बाद भी महाभियोग की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो क्या सेनेट, जिसके ऊपर अब डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व हो चुका है, क्या वो उनके आगे चुनाव लड़ने के ऊपर पाबंदी लगाती है? तो लोगों के बीच भी लगभग इसी तरीके का डिवाइड नजर आता है। लेकिन यह बात जरूर है कि सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर भीड़ को यहां न तो आने दिया जा रहा है, जो आवाजाही है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है। पूरे वॉशिंगटन डीसी की तरफ आने वाले जितने बेल्टवेज हैं, क्योंकि रूबिका वर्जीनिया, मैरीलैंड जो आसपास के इलाके हैं, वहां बहुत बड़ी आबादी रहती है जो कामकाज के लिए वॉशिंगटन आती है। लेकिन आज सबको कहा गया है, अधिक से अधिक लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो यहां न आए। और ऐसे में सुरक्षा इंतजामों के बीच में फिलहाल कोशिश है कि ट्रांजिशन जो है वो शांतिपूर्वक हो जाए।
ट्रांजिशन जो है वो बेहतरी के साथ हो जाए और धीरे धीरे चीजें जो है वो सेंटिमेंट्स काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जब लोगों के पास इमदाद पहुंचेगी, जब लोगों के पास में नए एडमिनिस्ट्रेशन के उठाए गए फैसलों का असर नजर आएगा उन्हें, तो हो सकता है कि सेंटिमेंट्स भी थोड़े से काम डाउन हो जाएं और लोग जो है उस चीज से आगे मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें। हाँ, ये तो अगला निश्चित रूप से सवाल ये जो सारी है जो जहन mixed में feeling यही है, इसी आता के है। मद्देनजर ये जो सुरक्षा इंतजाम है ये बेसिकली जी प्रणय, वही सवाल आता है। आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों की जीत के बीच में बहुत बहुत बड़ा फासला नहीं था, मतलब जितने ट्रम्प को वोट मिले 7 करोड़ से ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, जो बाइडेन को ज़्यादा मिले और यही वजह है कि आज वो शपथ लेने वाले हैं। और इस सवाल को मैं सौरभ शुक्ला के पास लेकर जाऊंगी। सौरभ, ये चुग साहब जो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंडू कर दिया जाएगा, तो वो अंडू और खाई नहीं लाएगी, क्योंकि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इसी बात पर तो थी, अमेरिका फर्स्ट, वाइट सुप्रीमेसी, देखिए नेशनलिज्म। बहुत लोग देखिए, वो तो लोग देखिए हर डिसीजन में भी जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है लोग नाराज होते हैं, पर जो इमिग्रेंट्स वाला डिसीजन जैसे चुग साहब कह रहे थे, वो डिसीजन जो है ट्रम्प के अंदर जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनका, वो खाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बन गया था, जबकि उसका जो प्रमुख उसकी जिम्मेदारी है टू सिक्योरिंग अमेरिका फर्स्ट, वो बाइडेन जो है वो उसको प्रीडोमिनेटली इंश्योर करेंगे, क्योंकि अमेरिका में लोगों को अगर वो सिक्योर हैं तो इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करेंगे, तो सिक्योरिटी बड़ी बड़ी बात है। और दूसरी बात है, इमिग्रेंट्स जो हैं, इमिग्रेंट्स हैव मेड अमेरिका के लोग जानते हैं और इस बात की कदर करते हैं कि जितने चाहे चुग साहब हो, चाहे हमारे स्टेट सेनेटर जो बैठे हैं, ऐसे लोगों ने मिलकर अमेरिका बनाया है। तो ये जो है बाइडेन जो है इस बात को सुदृढ़ करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। इससे आप देखिएगा, उससे जो अमेरिका के अंदरूनी जो ये डिस्कंटेंट है वो भी निकलेगा। $1400 अगर वो हर अमेरिकी की जेब में डालेंगे तो वो अमेरिकी वो भी है जो जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए वोट किया है। हाँ, तो ठीक है। मुझे लगता है ये हीलिंग का एक प्रोसेस जिसका अभी जिक्र कर रहे थे। मैं सौरभ 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि शपथ ग्रहण का जो आयोजन है वो लगभग वहाँ अमेरिकन टाइम के हिसाब से दोपहर 11:30 बजे होगा। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। एक में आपको प्रणय नज़र आ रहे हैं, वो कैपिटल, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। भारतीय समय अनुसार रात को 10 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और बाइडेन फिर 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और फिर उसके बाद ट्रम्प जो हैं वो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वो इस कार्यक्रम के होने से पहले ही फ्लोरिडा के लिए रवाना हो जाएंगे, व्हाइट हाउस को छोड़ेंगे, फ्लोरिडा चले जाएंगे। वो तस्वीरें भी ऐतिहासिक होंगी, क्योंकि प्रणय, क्या वो आपने कहा कि उनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ विदा किया जाएगा, लेकिन वो अकेले में ही होगा ना वो मिलेंगे जो से, ना जो मिलेंगे उनसे, ना कोई और। निश्चित रूप से वो अकेले में हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए एक सेल्फ एग्जिट तैयार किया है, प्लान तैयार किया है, और वो उसी के मुताबिक जा रहे हैं। उनका परिवार भी यहां नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फुल मिलिट्री ऑनर से व्हाइट हाउस को छोड़ेंगे और वो एयरफोर्स 1 में जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर परंपरा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जब व्हाइट हाउस में नए राष्ट्रपति आ जाते हैं तो वो वहां से विदा करते हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी परंपराएं तोड़ी हैं और अमेरिकी लोकतंत्र में ये परंपराएं जो हैं वो बहुत लंबे समय से निभाई जाती रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अलग किस्म के, अलग अंदाज की राजनीति के व्यक्ति हैं, तो वो अपनी उन परंपराओं को तोड़ रहे हैं। वो ना तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने अपने लिए, चूंकि वो फुल मिलिट्री ऑनर के साथ, क्योंकि जिस समय वो जाएंगे व्हाइट हाउस छोड़कर, उस समय वो पूरे पावर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। वो बतौर राष्ट्रपति छोड़ रहे हैं। वो पद छोड़ने के बाद व्हाइट हाउस नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि पद पर रहते हुए वो व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस में कुछ देर तक कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि नए राष्ट्रपति के तौर पर 11:59 के बाद, यानी 12 बजे के बाद जो बाइडेन जो है वो पावर ऑफ ट्रांसफर उनके पास होगा, वो नए राष्ट्रपति बन जाएंगे 12 बजे के बाद में, आज 20 जनवरी को। और उसके बाद जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कामकाज संभाल लेगा। तो ऐसे में ये जो ट्रांजिट है, ये जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है, ये निश्चित रूप से एक विचित्र स्थितियों के अंदर अमेरिका में इस समय देखने को मिल रहा है, रूबिका। हाँ, और ये भी तो कहा जा रहा है कि पुरानी बहुत सारी परंपराएं आज इस
शपथ ग्रहण समारोह में टूटने वाली है। सिर्फ यही नहीं कि ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं होंगे, ये भी कि पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस जो है वो मौजूद रहेंगी और उनको शपथ भी एक इतिहास के तौर पर ही दिलाई जाएगी, क्योंकि वो पहली लैटिन सदस्य होंगी जस्टिस सोनिया सोटोमेयर जो शपथ उनको दिलाएंगी। आज रात 10 बजे इतिहास अपने आप में अमेरिका में आप देखिए सारी परंपराओं को तोड़ता हुआ टूटता हुआ साफ तौर पर देखेगा। न सिर्फ देखेगा, उसे महसूस भी करेगा। सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणय, विनय रेड्डी के उस भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है जो अभी तक सामने तो नहीं आया है, पर उन्होंने जो बाइडेन के लिए लिख लिया है। बिल्कुल, इस भाषण के ऊपर केवल अमेरिका ही नहीं रूबिका, पूरी दुनिया की नजर होगी। नए राष्ट्रपति के तौर पर किन फैसलों का ऐलान करते हैं, किस तरीके से वो अमेरिका को जो बिल्ड करने के लिए, हील करने के लिए जो उन्होंने बातें की थी, जो उन्होंने वादे किए थे अपने चुनावी कैंपेन में। और बहुत महत्वपूर्ण बात भारत के लिए भी ये कही जा सकती है, विवेक रेड्डी का आपने नाम लिया, उन्होंने अपने स्पीच राइटर के तौर पर मिस्टर रेड्डी को चुना है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है रूबिका कि व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन में, व्हाइट हाउस की की पोस्ट के ऊपर बहुत सारे इंडियन अमेरिकन को जगह दी गई है। चाहे हम नीरा टंडन की बात करें, चाहे हम विवेक मूर्ति की बात करें या मिस्टर रेड्डी हैं, इसके अलावा उनकी प्रेस टीम के अंदर वेदांत पटेल हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो क्लोज टीम में व्हाइट हाउस के अंदर इंडियन अमेरिकन काम करेंगे और ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से भारतीय अमेरिकी बिरादरी ने एक मुकाम हासिल किया है, अपनी एक साख बनाई है और इसी साख का जो एक परिणाम है, एक नतीजा है कि व्हाइट हाउस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत जगह जो है वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को दी गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन है। और कमला हैरिस जिनका जिक्र आपने किया वो तो महत्वपूर्ण बात है ही सही। और इसके बाद से चूंकि डाइवर्स कैबिनेट बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा या जो बाइडेन ने कही थी और उस डाइवर्स कैबिनेट के अंदर किस तरीके से वो आगे लेके चलते हैं, बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए ये भी होगी। जब डाइवर्सिटी आती है तो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी आते हैं, उन डिफरेंसेस को कैसे वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से वो आगे अपने एजेंडा पे चलते हैं और जो भाषण उनका होगा आज का, उसमें वो किस तरीके से घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से बीजिंग से लेके दिल्ली से लेके यूरोप के कई प्रमुख शहरों तक सबकी राजनेताओं की नजरें होंगी कि जो बाइडेन आखिर किस तरीके से जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी का क्या स्टीयरिंग हाथ में आने के बाद किस तरीके से वो उसे घुमाते हैं, किस तरीके का डायरेक्शन तय करते हैं। ओके, प्रणय, जो बाइडेन कमला हैरिस के शपथ ले लेने के बाद बहुत से ऐसे देश हैं जो उनकी तरफ ऐसे देखेंगे कि चूंकि ट्रंप पहले हुआ करते थे और इनके आने के बाद चीजें और स्थिति बदल जाएंगी। SD मुनी साहब, प्रणय जो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों पर नजर रहने वाली है, लेकिन नजर तो पाकिस्तान और चीन भी गड़ाए बैठे होंगे। उनको भी तो इस बात का कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होगी कि भाई ये लोग आएंगे तो कहीं हमारी तरफ थोड़ी सी नजरें इनायत होगी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो विदेश नीति का है अमेरिका के सामने, वो चीन और रशिया से कैसे संबंध परिभाषित होंगे, वो मुद्दा है। और चीन और रशिया के साथ जो संबंध परिभाषित होंगे उनका दूसरे देशों के साथ संबंधों पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे भारत पर उस पर बहुत असर पड़ेगा कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध किस तरह से दोबारा परिभाषित होते हैं। तो विदेश नीति में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकताएं हैं और वो प्राथमिकताओं के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा बजाय कि हर पहलू पर। और उन प्राथमिकताओं में जैसा मैंने कहा कि रूस और चीन है, उसमें ये न्यूक्लियर इश्यूज़ है, उसमें क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, ये बड़े इश्यू है। भारत स्पेसिफिक इश्यू वहाँ कोई नहीं है। वो सभी मानते हैं कि भारत के साथ संबंधों को हमें बढ़ाना है, भारत एक अच्छा साझेदार है, अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एशिया के लिए, लेकिन कोई इंडिया रक्षा मंत्री बनने वाले हैं पॉलिसी में अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो सीधे तौर पर हिंदुस्तान के पक्ष में और हिंदुस्तान के रिश्ते को बरकरार रखने में और मजबूत करने में साफ तौर पर दिखा रहे हैं। मिस्टर चुग, हालांकि लॉयड ऑस्टिन के लिए बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास नहीं था कि वो भारत को लेकर, क्योंकि आप अगर पीछे जाएं तो आपको ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई लेख नज़र नहीं आता है जो लॉयड ऑस्टिन को लेकर आपके मन में वो क्लियर पिक्चर क्रिएट कर ले। और ये देखिए, खूबसूरत शानदार तस्वीरें, नमस्ते बाइडेन कहता हुआ अमेरिका आपको नजर आ रहा है। ये अद्भुत तस्वीर है
जहां पर अमेरिका के झंडे लगातार लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जगमगाते सवेरे के साथ, सूरज के साथ एक नई सत्ता इस वक्त अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह होने को है। 11:30 बजे का वक्त है और ये अर्ली मॉर्निंग है, एकदम सवेरा है। और ये खूबसूरत तस्वीर मिस्टर चोग इन्हीं तस्वीरों के साथ तो उनका ये कहना कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, उनका ये कहना कि चीन अपनी मनमानी करके इलाकों में कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उनका ये कहना कि हम क्वाड में बने रहेंगे, ये बताता है कि अमेरिका हिंदुस्तान को लेकर और ये नई सरकार हिंदुस्तान को लेकर बहुत आतुर हैं रिश्तों को मजबूत करने के लिए। सबसे खुशी की बात तो ये है कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इंडियन पर्सन, कोई इंडिया का आदमी या औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेगी। 20-25 साल से हम बोलना शुरू हमने कर दिया था कि हमारी लाइफ टाइम में एक इंडियन प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का, और सब हमारे पे हंसते थे। पर बिफोर चाइनीज, बिफोर कोरियन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, तो क्या आज कमला हैरिस साड़ी में नजर आ सकती है? आज उनको सुबेरे से लेकर शाम तक कई पार्टीज और कई मिलिट्री के सामने उनकी परेड है और कई ओथ लेनी है, तो आज मुश्किल है साड़ी पे। पर ओके, काजू साहब ने मेरे सवाल खत्म होने से पहले ही ना वाली मुद्रा में गर्दन जो है वो हिला दी थी। फिलहाल हमें इस बात की उम्मीद है कि जो भी शपथ ले और जिस भी लिहाज से शपथ ले, हिंदुस्तान के लिए वो फेवरेबल सिचुएशन में हो। बहुत खूबसूरत और शानदार तस्वीरें वाशिंगटन डीसी से आ रही है, जहां पर आप देखिए कैपिटल हिल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन 12 बजते ही जो वहां के चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स, वो जो बाइडेन की 127 साल पुरानी पारिवारिक बाइबल पर उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद एक नया सवेरा, एक नई सत्ता के साथ अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आप देखेंगे। सिक्योरिटी देखिए आप, 25,000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड्स के जवान मौजूद हैं। अमेरिका तैयार है और हम भी तैयार है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बनने की शपथ अब से कुछ ही घंटों बाद लेने वाले हैं। लगातार बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।